हम लोग भूगोल में पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत संसाधन एवं उपयोग के सबसे अंतिम खंड जिसका नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन। तो हम आपको शक्ति ऊर्जा संसाधन के बारे में ही बता रहे थे और शक्ति ऊर्जा संसाधन चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसे हम आप लोगों को पीछे के 2 वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं और जो क्वेश्चन शेष बच गए हैं उसे हम लोग इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से जो क्वेश्चन शेष बच गए हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कहां पर अच्छा लगा, कहां पर इस वीडियो में कमी है। कमी अगर है तो उसके बारे में भी बताइए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी बताइए। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे कि गंगा सफाई योजना क्या है, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन जहां तक हम समाप्त किए थे उसके बाद यही वाला क्वेश्चन है कि गंगा सफाई योजना क्या है। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन गंगा सफाई योजना के बारे में। अब गंगा के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो इसके सफाई योजना के बारे में बताना है जो भारत सरकार के द्वारा गंगा को साफ करने का काम किया जा रहा है, जो सफाई का योजना निकला है भारत सरकार के द्वारा, इसके बारे में ही यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 1985 ईस्वी में गंगा को साफ करने का एक योजना बनाया गया था। ठीक है, 1985 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा गंगा को साफ करने के लिए एक योजना बनाया गया था जिसे गंगा सफाई योजना के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ईस्वी को याद रखिएगा, 1985 ईस्वी में। ठीक है, 1985 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा एक योजना बनाया गया था गंगा को साफ करने के लिए जिसे गंगा सफाई योजना के नाम से जानते हैं। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार आया तो इस गंगा सफाई योजना का नाम बदल करके रख दिया गया नमामि गंगे। ठीक है, तो हम लोगों को लिखना है कि भारत सरकार के द्वारा 1985 ईस्वी में गंगा को साफ करने का एक योजना बनाया गया जिसे गंगा सफाई योजना के नाम से जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 ईस्वी में गंगा सफाई योजना का नाम बदलकर नमामि गंगे रख दिया गया। देखिए, योजना का नाम 2 हो गया लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, गंगा को साफ करना। यहाँ पर योजना का नाम था गंगा सफाई योजना जिसे बदल करके रख दिया गया नमामि गंगे योजना। दोनों का नाम सिर्फ चेंज हुआ लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि गंगा को साफ सुथरा रखना है, गंगा के पानी को साफ करना है। गंगा नदी के नीचे जो तलहटी में जो गाद जमा हो जाते हैं उन गाद को बाहर निकाल देना है जिससे कि गंगा का पानी साफ रह सके। तो गंगा सफाई योजना यही कह रहा था जिसके बारे में हम अभी आपको बताए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखिए। ऊर्जा के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि ऊर्जा क्या होता है। संरक्षण कहने का मतलब होता है बचाव, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊर्जा को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इसके उपाय को लिखना है, इसके बारे में आपको उपाय बताना है। तो देखिए ऊर्जा को हम लोग कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में हम आपको यहाँ पर 4-5 पॉइंट की मदद से कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। आप लोगों को ये वाला लाइन लिखना बहुत ही नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप किसी चीज क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसके पहले आप लोगों को ये वाला लाइन लिख देना चाहिए, इसे देखने में और पढ़ने में अच्छा लगता है। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नीचे देखेंगे कि कौन कौन सा उपाय है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए। अब गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है और परंपरागत स्रोत क्या होता है, दोनों के बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं। तो यदि आप पीछे का 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको यह चीज बताने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट यही हो जाएगा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए। देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा कि अनावश्यक उपयोग पर रोकथाम करना चाहिए।
अनावश्यक कहने का मतलब होता है बेजरूरती, मतलब जिसका ज़रूरत आपको नहीं है उसका उपयोग कम करना चाहिए, और जो अधिक ज़रूरी चीज़ है जिसका ज़रूरत अधिक है उसका उपयोग हमें अधिक करना चाहिए, यानी कि जितना का हमें काम हो उतना उपयोग करना चाहिए। लेकिन जो बेजरूरती चीज़ है, जो अनावश्यक चीज़ है, उसका उपयोग पर रोकथाम करना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, और चौथा पॉइंट है कि निजी वाहन का उपयोग कम करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अधिक करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में कौन कौन सी चीज़ आ जाता है? बस आ जाता है, ऑटो रिक्शा आ जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो बस हो जाता है, अगर आपको माय देवे मान लिया जाए कि पटना से आपको बेगूसराय जाना है, ठीक है, पटना से आपको बेगूसराय जाना है, तो यदि आप लोग निजी वाहन से जाते हैं तो जितना का पेट्रोल जलेगा उसमें आप सिर्फ अकेले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग बस या फिर ऑटो से जाते हैं तो जितना तेल जलेगा पटना से बेगूसराय जाने में, उतने तेल में आप लोग 10-20 लोग जा सकते हैं, तो वहाँ पर संसाधन का बचत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अधिक करना चाहिए और निजी वाहन का उपयोग जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि लोगों को शिक्षित करना चाहिए। यदि आप लोग किन्हीं को समझा रहे हैं और उनमें शिक्षा नहीं है, वो आप लोगों को बात को समझ नहीं रहे हैं, तो आपका बात क्यों मानेंगे? आपका बात वो नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोगों को शिक्षित करें इस बात के लिए। यदि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो खुद ब खुद ही बदल जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी पॉइंट है कि लोगों को शिक्षित करना चाहिए। तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा को बचाने के यही 5 उपाय प्रमुख हैं जो कि यहाँ पर आपको बताना है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि अनावश्यक या बेजरूरती उपयोग पर रोकथाम करना चाहिए। तीसरा हो जाएगा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अधिक करना चाहिए। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि निजी वाहन का उपयोग कम करना चाहिए। और पांचवा हो जाएगा कि लोगों को शिक्षित करना चाहिए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो शायद इस चैप्टर का सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारक को लिखिए। कहने का मतलब हुआ कि जल विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, उसके लिए अनुकूल जो भौगोलिक और आर्थिक कारक है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से पानी से विद्युत बनाया जाता है। ठीक है, पानी से किस प्रकार से हम लोग विद्युत का निर्माण करते हैं जो आपके घरों में आता है, जिससे आप लोग बल्ब, पंखे, हीटर कुछ भी चीज का काम करते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा, हम आपको इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि जल विद्युत का उत्पादन जल से किया जाता है। यदि नाम है जल विद्युत तो इसका मतलब हुआ कि इसका उत्पादन जल से किया जा रहा है, जो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। उसमें विद्युत उत्पादन करने के लिए एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण जल संग्रह करते हैं, मतलब बहुत बड़ा बांध का निर्माण कर करके उसमें जल संग्रह यानी कि जल को जमा करते हैं। अब क्यों जल को जमा करते हैं, देखिए आगे हम आपको एक फोटो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से पानी से विद्युत का निर्माण होता है। आप लोग पहले इस बात को यहाँ पर समझ जाइए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि उसमें विद्युत उत्पादन करने के लिए एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण करके जल संग्रह करते हैं एवं उस पानी को ऊंचे स्थान से गिरा करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर फोटो के माध्यम से समझिए। आप अभी जो अपने स्क्रीन पर यह फोटो देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार का ग्राफ होता है जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए। आप इस तरफ साइड में देख रहे हैं कि इधर बांध बना हुआ है और यहाँ पर ढेर सारा पानी जमा है, और नीचे देखिए जो यह रास्ता दिखाई दे रहा है, पतला नली दिखाई दे रहा है, ऊपर से पानी इस नली के माध्यम से छोड़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए पावर हाउस जनित्र लगा हुआ है, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर कैसे विद्युत का उत्पादन करता है, जब जनरेटर को जब बहुत कस करके घुमाया जाता है, देखते हैं शादी ब्याह में आप लोग के घर में जब जनरेटर लगता है तो उसके साथ में एक हीटर लगाया जाता है जो कि उस जनरेटर को घुमाने का काम करता है। और जब उस जनित्र को, जब जनरेटर को जोर से घुमाया जाता है तो उसमें से विद्युत निकलता है, जिससे कि आप लोगों के घरों में यदि शादी विवाह होता है तो उसमें बॉल जलता है, पंखा चलता है, मरकरी जलता है, जिसको आप लोग ट्यूब लाइट भी बोलते हैं।
तो जब जनरेटर से जब विद्युत बाहर निकलता है तो उससे आप सारे काम कर सकते हैं। तो जनरेटर में विद्युत का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए पहले आपको जनित्र को जोर से घुमाना पड़ेगा। तो वहाँ जनरेटर में तो आपका फीटर लगा रहता है जिससे आप घुमा लेते हैं, लेकिन यदि बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत का निर्माण करना रहता है तो जब देखिए यहाँ से आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पानी को जब हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं तो नीचे एक घिरनी लगा होता है, ठीक है, जिसमें कि एक डायना लगा होता है। इसको घिरनी नहीं बोलते हैं, बल्कि इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में टरबाइन बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब पानी को इधर तेजी के साथ छोड़ा जाता है तो वह इसको बहुत जोर से घुमाता है, और जब बहुत जोर से घुमाता है तो यह पावर जो हाउस है, जो जनरेटर है, इसमें विद्युत का निर्माण होता है। और इसे देख रहे हैं कि 2 तार को बाहर निकाला गया है जिससे विद्युत को बाहर भेजा जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से जल विद्युत का निर्माण होता है जो कि पानी के द्वारा किया जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि जल विद्युत का उत्पादन जल से किया जाता है, जो एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब कि यदि एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। विस्तार से इसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं। उसमें विद्युत उत्पादन करने के लिए एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण किया जाता है, जो कि अभी हम आपको फिगर के माध्यम से बताए। उसमें जल को संग्रह यानी कि जमा किया जाता है एवं उस पानी को ऊंचे स्थान से गिरा करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। देखिए अब आगे इसमें लिखा गया है कि 20वीं शताब्दी के बाद जल विद्युत के विकास में तेज गति से वृद्धि हुई। ठीक है, 20वीं शताब्दी के बाद भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया था। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कितनी ईस्वी में लगाया गया, तो आप लोगों को बताना है 1897 ईस्वी में। कहाँ पर? तो दार्जिलिंग में। जबकि 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। आपसे यह भी चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र है उसकी स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी, तो आपको बताना है 1902 ईस्वी में। तो आप लोगों को लिख देना है, पहले तो आपको बता देना है कि किस प्रकार से जल विद्युत का निर्माण होता है, और उसके बाद इसके बारे में कुछ लिख देना है, जिसमें आपको लिखना है कि 20वीं शताब्दी के बाद जल विद्युत के विकास में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया, जबकि 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपसे भौगोलिक दशा के बारे में भी पूछा जा रहा था। भौगोलिक दशा कहने का मतलब होता है कि जो जल विद्युत का निर्माण होता है उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला उसमें चीज जरूरी होता है कि जल का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी 1 घंटा गिरा और उसके बाद पानी ही खत्म हो गया, तो वैसे करके जल विद्युत का निर्माण नहीं होगा। यदि जल विद्युत का निर्माण करना है तो इसलिए बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है ताकि इसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में जमा हो और उससे पानी निरंतर गिरते रहे। तो सबसे पहला चीज जरूरी होता है कि जल का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। दूसरा होता है कि जल का प्रवाह बहुत ही तेज गति के साथ होना चाहिए। यदि धीरे धीरे पानी गिरेगा तो उस घिरनी को धीरे धीरे न घुमाएगा, और धीरे धीरे घुमाएगा तो बिजली का उत्पादन बहुत कम होगा, और जितना तेज गति से उसे घुमाएगा उतना ही अधिक पावर हाउस में उसका बिजली का निर्माण होगा। तो पहला तो जरूरी होता है कि जल का प्रवाह निरंतर होना चाहिए, और दूसरा जरूरी होता है कि जल का प्रवाह बहुत ही तेज गति से होना चाहिए। और उसके बाद होता है कि जल का गिराव जो है वह ऊंचे स्थान से होना चाहिए, क्योंकि जितने ऊंचे स्थान से गिरेगा उतना ही अधिक चोट लगाएगा उस पर, और जितना अधिक चोट लगाएगा टरबाइन पर उतने ही तेज गति से घूमेगा, और जितना तेज गति से घूमेगा उतने अधिक बिजली का निर्माण होगा। और चौथा पॉइंट हो जाएगा कि नदी का मार्ग ढालनुमा होना चाहिए जिससे कि पानी नीचे आसानी से गिर सके। और पांचवा होगा कि नदी बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? ताकि उसमें जल अधिक मात्रा में संग्रह हो। तो भौगोलिक दशा में यही 5 पॉइंट हो जाएंगे। पहला, जल का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। दूसरा, जल का प्रवाह बहुत ही तेज गति से होना चाहिए। तीसरा, जल का गिराव ऊंचे स्थान से होना चाहिए। चौथा हो जाएगा कि नदी का मार्ग जो है वह ढालनुमा होना चाहिए। और पांचवा, नदी बड़ा होना चाहिए। इसके बाद आता है आर्थिक कारक। ठीक है, कि आर्थिक कारक क्या हो जाएंगे जिसकी वजह से जो बिजली का निर्माण होता है वह बहुत ही आसानी से हो जाए।
पहला होता है कि परिवहन का उत्तम व्यवस्था, मतलब जहां पर आप जल विद्युत संयंत्र बना रहे हैं वहां पर परिवहन का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि आने जाने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई न हो। नहीं तो अगर कल कुछ खराब होता है तो जाने में ही 2 दिन लग गया तो वैसे इस सिचुएशन में बहुत ही गंभीर स्थिति आ जाएगा। इसलिए परिवहन का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा हो जाता है पूंजी की उपलब्धि, जैसे ही कुछ खराब हो तो आप उसमें पूंजी इन्वेस्ट करके उसको तुरंत बना दीजिए। ऐसा नहीं कि खराब हो गया और उसमें उसको सही करने के लिए पूंजी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। नहीं, परिवहन का उत्तम व्यवस्था के साथ साथ जरूरी है कि पूंजी का भी व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद है कि बाजार समीप होना चाहिए और चौथा औद्योगिक विकास होना चाहिए। तो आर्थिक कारक में यही 4 पॉइंट आ जाएंगे। पहला आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिवहन का उत्तम व्यवस्था, दूसरा पूंजी की उपलब्धि, तीसरा बाजार समीप होना चाहिए और चौथा औद्योगिक विकास। तो यही क्वेश्चन था जो पूछ रहा था जल विद्युत के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमेशा यह क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको जल विद्युत में बताएं कि किस प्रकार से जल विद्युत का निर्माण होता है, जिसमें हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा बांध निर्माण किया जाता है जिसमें जल को संग्रह किया जाता है और उसके पानी को ऊंचे स्थान से गिरा करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर 2 पॉइंट बताए कि पहला पॉइंट बताए कि 20वीं शताब्दी के बाद जल विद्युत के विकास में तेज गति से वृद्धि हुई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 और जो 1902 ईस्वी में बनाया गया, जो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र बनाया गया, और जो 1897 ईस्वी में बनाया गया था वह दार्जिलिंग में बनाया गया था। भौगोलिक दशा में हम आपको बताए कि क्या क्या जरूरी है, जिसमें हम आपको बताए कि जल का प्रवाह निरंतर होना चाहिए, जल का प्रवाह बहुत ही तेज गति से होना चाहिए, जल का गिराव ऊंचे स्थान से होना चाहिए, नदी का मार्ग जो है वह ढालनुमा होना चाहिए और नदी बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें अधिक मात्रा में जल संग्रह हो सके। और उसके बाद आपको आर्थिक कारक में बताए कि परिवहन का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, पूंजी की उपलब्धि होना चाहिए, बाजार समीप होना चाहिए और औद्योगिक विकास होना चाहिए। तो यही सबसे आखिरी क्वेश्चन था और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी था। अब यहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे कि दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर बोलते हैं और हिंदी में कृषि बोलते हैं। तो दूसरा पार्ट में आपको कृषि के बारे में ही पढ़ना है, जिससे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आपको यह चैप्टर कैसा लगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक भी करिए। और वीडियो के शुरू में हम आपसे बोले थे कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो इसी चैप्टर से संबंधित होगा। तो यह क्वेश्चन यह है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आपका क्वेश्चन है कि जो एंथ्रासाइट कोयला होता है, कोयला के हम आपको 4 प्रकार बताए थे ना, उसमें जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट में, आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।